आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, वह क्यों हुआ था। तो विद्रोही क्या चाहते थे, जो कि पहला टॉपिक रहेगा हमारा। दूसरा टॉपिक रहेगा एकता की कल्पना क्या थी, मतलब वहाँ के लोग थे वह एकत्रित होकर के कैसे इन्होंने विद्रोह किया था। तो एकता की कल्पना क्या थी, तो वो सब इस वीडियो में हम जो कि समझने वाले हैं। तो इसमें हम पहले विद्रोही क्या चाहते थे, एकता की कल्पना क्या थी, वह सब जो कि इस वीडियो में हम समझेंगे। तीसरा रहेगा विद्रोह का दमन, जो कि विद्रोह का दमन कैसे हुआ था और कैसे मतलब एक कंट्रोल में आया था। फिर तो विद्रोह का दमन भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। चौथा है चित्रों से विद्रोह के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। विद्रोही क्या चाहते थे, एकता की कल्पना क्या थी, विद्रोह का दमन कैसे हुआ, चित्रों से विद्रोह के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें, वो सब जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम विद्रोही क्या चाहते थे, पहला टॉपिक रहेगा हमारा, विद्रोही क्या चाहते थे। तो विद्रोही का मतलब क्या होता है, जो कि विद्रोह करने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उस समय के, जो साहूकार वर्ग, सब लोग वहाँ का विद्रोह मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था। तो वे चाहते क्या थे, सबके अलग अलग कारण थे जिन्होंने इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। जैसे किसानों ने विद्रोह क्यों किया था, क्योंकि उन पर काफ़ी लगान वसूली जाती थी और जो कि उन पर काफ़ी टैक्स कर दिया जाता था। तो किसान की भी एक अलग मांग थी, जिन्होंने कि विद्रोह प्रारंभ किया था। जिसकी पहला कर में कसौटी की जाए और शोषण से मुक्ति की जाए। तो भाई किसानों को अत्यधिक उनका शोषण हो रहा था और उन पर कसौटी की जा रही थी। तो किसानों की एक चाह थी कि हमें इन सबसे मुक्ति मिल जाए, इसीलिए इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, जो कि बड़े लोगों के प्रति। तो इस प्रकार से जो कि किसान चाहते थे कि हम भी शोषण से मुक्त हो पाएँ, तो इसलिए इन्होंने जो कि विद्रोह छेड़ दिया। तो सैनिकों के प्रति इन्होंने भी विद्रोह छोड़ दिया। फिर क्या सिपाही क्या चाहते थे, कि सिपाही को क्या कार्य था, कि इन्होंने क्यों विद्रोह किया। तो सिपाही उचित वेतन और समानता का व्यवहार, प्रमोशन और धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। तो जो कि सिपाही चाहते थे कि हमारे साथ धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, हमें भी अच्छी खासी तनख्वाह मिले। तो कई सारे अलग अलग कारण हैं जिन्होंने विद्रोह किया। तो सिपाहियों ने विद्रोह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया, कि हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो रही। अब शिल्पकार क्या है, तो शिल्पकारों ने विद्रोह क्यों किया। तो शिल्पकार भी एक प्रकार का वर्ग है, जो कि मटके बनाना आदि इन सब का कार्य होता है। तो इनके साथ भी भेदभाव हो रहा था और इनकी पूर्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने भी विद्रोह छेड़ दिया। तो पहला, जो कि निर्मित वस्तुओं की उचित कीमत मिली, जो उनकी वस्तुएं थी उनकी उचित कीमत उनको नहीं मिल रही थी। और फिर उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो निर्मित वस्तुओं की उचित कीमत मिली, इनकी जो वस्तुएं बनाते थे शिल्पकार, तो उनकी उचित कीमत मिली। और उत्पादन जो कि बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले, और अच्छे अच्छे जो कि हम बेहतर जो कि मटके बना पाएँ। तो इस प्रकार से जो कि शिल्पकार चाहते थे कि हमें भी मतलब अच्छा कुछ मिले, हमारे साथ भी शोषण ना हो। तो इसीलिए इन्होंने भी राजाओं के प्रति, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह छेड़ दिया था। अब क्या था कि राजा और नवाब, अब राजा और नवाब क्या चाहते थे, मतलब वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, नवाब शहजाद हुआ करते थे, क्या चाहते थे, सत्ता में वापस आना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी सत्ता का हनन कर लिया था, उनकी सत्ता को तहस नहस कर दिया था। तो वह अपनी सत्ता में वापस आना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जो कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। फिर क्या हुआ था कि जमींदार थे, जो कि उनकी ज़मीन तथा उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाएं। तो जमींदार क्या चाहते थे, कि जमींदार चाहते थे कि हमारी ज़मीन जो कि छीन ली गई थी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, तो हमारी ज़मीन वापस मिल जाए और अपनी शक्तियाँ भी हमें वापस मिल जाए, हम पहले जैसा, हमें सैन्य टुकड़ियाँ, हमारी हो खुद का किला, सब कुछ हमारा वापसी मिल जाए। लेकिन इस अंग्रेज अधिकारी ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया जमींदारों ने अंग्रेजों के प्रति। तो इस प्रकार से विद्रोह आगे बढ़ा और आगे बढ़ के एक क्रांति का रूप ले लिया। तो 1857 की क्रांति देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अब एकता की कल्पना क्या है, जो कि टॉपिक है अपना, एकता की कल्पना। अब एकता क्या होता है, जैसे साहूकार, शिल्पकार, जमींदार एकत्रित मिल करके इन्होंने विद्रोह छेड़ा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विद्रोह छेड़ा। तो यह भी एकता की कल्पना। जैसे कि 1857 में विद्रोही द्वारा जारी की गई नई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। अब 1857 में विद्रोही द्वारा जारी की गई जो कि नई जो कि घोषणा थी, उसमें जाति धर्म के भेदभाव के बिना ही समाज में सबको सब कुछ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से एकता चाहते थे लोग। बहुत सारी घोषणा मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरह से या अनेक उनके जो कि नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। अब जो कि बहुत सारी घोषणाएं थी जो कि मुसलमानों के अधिकार के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन उसमें हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया था कि हिंदू को भी वह चीज़ मिल सके और मुसलमान को भी।
फिर इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही नफा नुकसान बराबर था। इसमें मतलब हिंदू भी इसमें शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे, दोनों की तरफ से जो कि एक एकता में मिलकर के इन्होंने विद्रोह छिड़ा था। चौथा है बहादुर शाह ने के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। मतलब अब बहादुर शाह जफर के नाम से जो कि जारी की गई थी जो घोषणा, जिसमें मोहम्मद महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का भी आह्वान करती थी, जिसमें कि बहादुर शाह जफर द्वारा जो नई नई घोषणा की गई थी तो उसमें मोहम्मद महावीर दोनों ही मतलब भारतीय जनता के प्रति ही लड़ाई लड़ रही थी। तो फिर क्या है पाँचवा, जो कि अंग्रेज शासक ने दिसंबर 1897 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए थे। फिर क्या होगा, अंग्रेज शासन के जो कि दिसंबर 1897 जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनके शासन में 1897 में पश्चिम और उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये के लिए भी खर्च कर लिए, जिसके कारण जो कि कुछ लोग भड़के और ये विद्रोह प्रारंभ करें और एक विद्रोह छिड़ी। तो इस प्रकार से जो कि विद्रोह प्रारंभ हुआ और आगे बढ़कर एक विद्रोह का रूप ले लिया, इसने एक क्रांति का रूप ले लिया। फिर विद्रोह का दमन कैसे हुआ, दमन क्या हुआ, कैसे कुचला गया विद्रोह, कैसे शांत किया गया विद्रोह का दमन। तो फिर पहला था कि मार्शल लॉ का प्रयोग। मार्शल लॉ क्या है, एक प्रकार की जो कि एक नीति अपना गई थी, इसमें कि मार्शल लॉ मतलब एक प्रकार का कानून लाया गया था जिसके अंतर्गत सजा ए मौत का जो कि प्रावधान था। कि विद्रोह का दमन कैसे हुआ, तो सबसे पहले मार्शल का लॉ का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत सजा ए मौत का जो प्रावधान रखा गया कि जो कोई गलती करेगा तो उसको हम सजा ए मौत देंगे, डायरेक्ट उसको मौत देंगे। तो मार्शल लॉ का प्रयोग किया गया था, एक प्रकार का कानून था जिसके अंतर्गत सजा ए मौत का जो प्रावधान रखा गया था। अब दूसरा है का दिल्ली पर दो तरफा हमला। अब दूसरा जो कि दिल्ली पर दो तरफा हमला के बारे में बात करें तो दिल्ली पर दो तरफा हमला हुआ था। पहला जो कि पंजाब के द्वारा हुआ था और कोलकाता। अब दिल्ली पर दो तरफा हमला हुआ था कि एक तरफ से जो कि पंजाब से हमला हुआ था, दूसरी तरफ जो कि कोलकाता से हमला हुआ था दिल्ली पर। तो दिल्ली पर दो प्रकार से दो तरफा से जो कि हमला हुआ था, जो कि विद्रोह छिड़ा था। फिर क्या था कि तीसरा ब्रिटेन चेन्नई सैनिक टुकड़ियाँ। अब ब्रिटेन चेन्नई जो कि सैनिक टुकड़ियों को मनाया गया था कि ये भी विद्रोह को शांत करे, मतलब शांत करे। अब जाना हो गया था इससे की शर्तें मान ली जाए और विद्रोह को शांत कर दिया जाए। तो ब्रिटेन चेन्नई और सैनिक टुकड़ियों को भी मनाया गया था। चौथा है जो कि जमींदार जो कि जमींदारों का भी प्रयोग किया गया था। इसमें जमींदार जो हुआ करते थे, किसान लोग बड़े इनके पास अधिकतर ज़मीन हुआ करती थी, उसको हम जमींदार कहते थे। तो जमींदारों का भी इसमें प्रयोग किया गया था कि इसका दमन कैसे किया जाए और इसको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि विद्रोह जो कि 1897 क्रांति का इसने रूप ले लिया था और इतना मतलब भयानक हो रहा था कि सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, सब लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो एक विद्रोह का दमन कैसे किया गया था, इसमें कि सबसे पहले मार्शल लॉ का प्रयोग किया गया, फिर दिल्ली पर दो तरफा हमला किया गया, फिर ब्रिटेन चेन्नई सैनिक टुकड़ियों को भी मनाया गया, फिर जमींदारों का इसमें प्रयोग किया गया, जिसके कारण इस विद्रोह का जो कि पूरी तरह से दमन हो सके और आगे मतलब विद्रोह को शांत किया जा सके, जिससे कि आने वाले जो कि भविष्य में इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिर चित्रों से जो कि 1897 के विद्रोह के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो चित्रों के माध्यम से हम 1897 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चित्रों के माध्यम से, जो भी चित्र दिए गए हैं उनके माध्यम से। अब चित्रों के माध्यम से बात करें तो जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ घुड़सवार हैं, कुछ सैनिक लोग हैं और कुछ वर्ग हैं, किसान लोग भी हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपना विद्रोह कर रहे हैं, जिसके इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं ये जो कि अपने अधिकारों के लिए विद्रोह कर रहे हैं, अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजी अधिकारियों से एवं जमींदार से। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई है जो कि अपनी संस्कृति, सामाजिक और धार्मिकता के लिए विद्रोह कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो कि चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे कि हम जो कि विद्रोह कर रहे हैं। अब रक्षकों का अभिनंदन कैसा होता है कि रक्षकों का अभिनंदन, जो कि लोगों की रक्षा करते हैं, उसका अभिनंदन किया जा सकता है। रिलीफ ऑफ लखनऊ, तो रिलीफ ऑफ लखनऊ की आप देख सकते हैं इसमें। तो 1859 में टॉमस जोन्स वर्कर, तो 1859 में जो कि टॉमस जोन्स जो कि वर्कर एक विद्वान थे, रिलीफ ऑफ लखनऊ था और रक्षकों का जो कि अभिनंदन इसमें किया जा रहा था। अब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर
घेरा डाल दिया तो लखनऊ की कमीशन हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहतर सुरक्षा रेजिडेंस में पनाह ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, लेकिन किंतु कर्नल इग्लिस ने इनके नेतृत्व में रेजिडेंस से सुरक्षित रहा और 25 सितंबर को जॉन्स ऑमस्ट और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोह को तितर-बितर कर डाला और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजदूरी दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद से सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षी सेना को भी घेरे से छुड़ाया। अब क्या हुआ था कि विद्रोही जो कि रक्षकों का अभिनंदन कैसे हुआ था कि विद्रोही टुकड़ियों ने जो विद्रोह कर रहे थे उनकी टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया। मतलब विद्रोही ने लखनऊ पर हमला बोल दिया, चारों तरफ से घेर लिया। फिर लखनऊ के जो कमीशन हेनरी लॉरेंस थे ना, इन्होंने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहतर सुरक्षा की पनाह दी। फिर बाद में लॉरेंस तो मारा गया, लेकिन किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा और 25 दिसंबर को जेम्स टम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और उन्होंने विद्रोह को तितर-बितर कर डाला और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजदूरी दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर जो कि कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर आया, वहीं पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षी सेना को घेरे से छुड़ाया। तो इस प्रकार से जो कि विद्रोहियों को दमन किया गया, क्योंकि विद्रोही मिलकर के जो कि हमला करते थे सब लोगों पर, अपने अधिकारों की मांग करते थे। तो इस प्रकार से जो कि इसका दमन किया गया था और किन कारणों से, तो इस प्रकार जो कि रहने वाला है इसमें। दूसरा हैगा कि इन मेमोरियम स्मृति में जो कि क्या है, तो जोसेफ नोएल पैटर्न क्या थी, मतलब एक प्रकार की जो विद्वानी रही होंगी। तो इन मेमोरियम स्मृति में जो कि जोसेफ नोएल पैटर्न के अनुसार हम देख सकते हैं कि क्या था उस समय। अब मिस यूलर के थे जो कि विद्वान थे वहाँ के, जो कि मिस यूलर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दशरथ का प्रदर्शन का मतलब क्या हो जाके, जो कि दशरथ का प्रदर्शन क्या होता है कि कोई दशरथ है, मतलब राजा महाराजा है, वह युद्ध कैसे करता है और अपनी लोगों को कैसे बचाता है। तो जो कि चारों तरफ से घेरा बना करके जो कि दशरथ का प्रदर्शन करता है और लोगों को उसके बारे में आगाह करता है, युद्ध करता है। अब दया के लिए कोई जगत नहीं का मतलब क्या होता है, अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसके लिए दया के लिए कोई जगह नहीं है उसके अंदर। अगर कोई युद्ध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो उसकी दया के लिए कोई भी उसके पास जगह नहीं होती है। जैसे लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के साथ दयापूर्वक व्यवहार करने की जो कि बात कही है, तो उनका ब्रिटेन में मजाक बनाया गया था, क्योंकि दया के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर जो कि लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के साथ दयापूर्वक व्यवहार करने की बात कही है, तो उनका भी ब्रिटेन में काफ़ी मजाक उड़ा गया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि अब दया करेंगे तो हमारा मजाक ही बनेगा। तो दया नहीं करनी है, सीधा विद्रोह करना है और अपने अधिकारों की मांग करना है। तो इस प्रकार से जो कि रहने वाला है हमारा, जिसकी राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना की बात की, जो कि राष्ट्र के प्रति होती है जो दृश्य कल्पना। तो जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, जिन्होंने भी काफ़ी समय तक विद्रोह किया है, झांसी की रानी, तो इन्होंने कुछ ऐसी राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। उस समय क्रांति के बारे में भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं, कैसे इन्होंने युद्ध किया है अपने धर्म के लिए। तो इस प्रकार से जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े बोल रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार को इसकी फौज पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विद्रोही के शासन की दृष्ट प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। अब राष्ट्रवादी दृश्य क्या है कि कोई चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे का, तो उनके माध्यम से हम उस क्रांति के बारे में समझ सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए कहा है कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह कितनी शक्तिशाली थी, कैसे कितनी सबसे ज़्यादा जो कि लड़ी थी और अपनी धर्म के लिए, अपनी धार्मिक व्यवस्था के लिए, और कैसे उन्होंने विद्रोह किया था अपने भारत देश के लिए। तो यह सब जो कि हम समझ चुके हैं राष्ट्रवादी दृश्य में हम देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल